H1B में $1 लाख के जो है फाइन सरचार्ज लगाए, तो ये पॉलिसी किस वजह से जो है आई है? ये इंडियंस को टारगेट कर रहे हैं या ये ब्रॉड पॉलिसी है? और इसके अलावा इसी के साथ फॉलो अप ये है कि जो है सिर्फ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, इमिग्रेशन के लिए, और ब्रॉड पाथवेज भी अवेलेबल है। H1B का तो ये देखें यार, ये आई थिंक अराउंड 90 से पहले अराउंड ये H1B का सिस्टम स्टार्ट हुआ था। H1B वीज़ा, वर्किंग वीज़ा स्टार्ट हुआ था। उसका मकसद ये था कि H1B का कि यहाँ पर अमेरिका में अगर आपको जो स्किल सेट का जो बंदा नहीं मिल रहा तो उसको फिर आप बाहर से इंपोर्ट करें। तो ये मकसद था। उसके साथ साथ जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जो लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं इंटरनेशनली स्टूडेंट्स, तो उनको भी जो एक पाथवे दिया जाए। इंडियंस को वो टारगेट नहीं कर रहे। मसला ये कि इंडियंस और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा वरीड हुई है इंडिया के अंदर, इसलिए क्योंकि 85,000 तकरीबन इन H1B के वीज़ाज अवेलेबल होते हैं हर साल, और 70 to 80% वो इंडियंस को चले जाते हैं हर साल। और उसकी वजह ये है कि मैसिव तादाद के अंदर एप्लीकेशन वो भेजते हैं, एक एक बंदे की मल्टीपल एप्लीकेशन वो डाल देते हैं, जो कि एक रॉन्ग है। तो एक बड़ी तादाद के अंदर जो है ना उसमें स्कैम भी हो रहा है, फ्रॉड भी हो रहा है, वो जॉब्स अवेलेबल नहीं भी हैं। तो भी स्मॉल कॉरपोरेशन, बड़ी कॉरपोरेशन, कंसल्टिंग, और वो वहाँ के चूंकि इंडिया से हो रहा है, उसमें जो है शुरू में जब ये H1B की पॉलिसी बनी थी तो उसका इस तरह का चेक एंड बैलेंस उन्होंने भी इमेजिन नहीं किया था कितना मैसिव लेवल के ऊपर जो है ना वो फ्रॉड शुरू हो जाएगा। इवन इस H1B की वजह से इंडियंस भी, जो कि यहाँ पर इंडियंस हैं, प्रॉपर तरीके से वो एक सही वीजे के ऊपर आए हुए हैं और सही तरह काम कर रहे हैं, उनकी बिल्कुल एक लेजिटिमेट उनकी जॉब है H1B पर, वो भी परेशान है, इसलिए क्योंकि बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है ना इस वीजे को लेके फ्रॉड होना शुरू हो गए थे। तो इसके ऊपर किसी ना किसी किस्म की ना, ये तो अभी बहुत देर से इन्होंने किया है, कुछ ना कुछ इसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत थी। तो उसके लिए एक बोल्ड डिसीजन चाहिए था, एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा ना कि वो हिज एन अनऑर्थोडॉक्स प्रेसिडेंट, उनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ही इज बोल्ड, मतलब आपको ही इज ब्रेव इनफ कि ही डजंट केयर कि उसके जो है ना सर्कमस्टेंसेस जो है ना कौन सी माफिया उनके सामने वो आएगी। तो वंस ही टेक एक्शन देन ही इज गोना डू दैट। फ्रॉड किस किस्म का फ्रॉड हो रहा था? फ्रॉड ये हो रहा था कि एक फॉर एग्जांपल के एक मल्टीपल टाइप के हो रहे थे कि यहाँ पर जॉब अवेलेबल उस बंदे एक बंदे की उसकी वो नहीं है वहां पर, यहाँ पर इस कंपनी के अंदर, लेकिन उसके बावजूद जो है एक ही बंदे की 7 एप्लीकेशन मुख्तलिफ जगहों से वो डाल दी गई, 5 एप्लीकेशन उसके ऊपर वो डाल दी गई हैं यहाँ पर। ऐसे ऐसे फ्रॉड पकड़े गए हैं कि यार वो आप दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पे 50 लोगों की ज़रूरत है इस कंपनी को इस जगह के ऊपर, वो कंसल्टिंग कंपनीज कर रही थी, काफ़ी सारी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज कर रही थी, और वो लेकिन वो अवेलेबल नहीं है वो। दूसरा ये, एक तो ये हो गया फ्रॉड का, दूसरा ये इस H1B के एक्सप्लॉइट किया गया कि अमेरिका में जो अमेरिकन वर्कर है, जो टेक्नोलॉजिस्ट है, जो स्किल वर्कर है, अब वो तो एक अच्छी मेहनत करके पढ़ के और अच्छा खासा पैसा लगा के वो आया, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है हाई पेइंग जॉब एक्सपेक्ट कर रहा है वो। लेकिन अगर वही जॉब जो है वो एक 50% कम, 70% लेस मनी के अंदर कोई बाहर से बंदा कर लेगा, और तो एक और जो है ना एक प्रॉब्लम इस वीजे की एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाएगी, जो कि अमेरिकन वर्कर जो है ना, अमेरिकन वर्कर उसको जो है आप टारगेट कर रहे हो। तो ये एक नहीं, मैंने कहा 2-3 मल्टीपल चीजें शुरू हो गई। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ इसमें यही हुआ कि इसके ऊपर स्कैम होना शुरू हो गए, और ये बिल्कुल एक ब्रोकन सिस्टम हुआ था। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि देखें, इवन इंडियंस भी, मैंने कहा ना, इसलिए परेशान है कि इंडियन बच्चा, पाकिस्तानी बच्चा या कोई स्टूडेंट है वहां पर बांग्लादेश से, किसी भी फिलीपींस से आया यहाँ पर, उसने अंडर ग्रेड कंप्लीट किया $1 लाख देकर, किसी भी तरह उसकी फैमिली ने अरेंज किया या किसने मास्टर कंप्लीट किया। अब उसकी बारी आनी है H1B वर्किंग वीजे के लिए, वो वेट कर रहा है, लेकिन उसका लॉटरी में नाम आता नहीं, क्योंकि एज आई सेड 85,000 सिर्फ अवेलेबल हैं। $20,000, 20,000 जो सीट्स हैं H1B की, वो अवेलेबल हैं सिर्फ मास्टर्स के अमेरिका के लोगों को, और 65,000 जो है वो पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, और लोकल भी अवेलेबल हैं। तो हो क्या रहा था कि जिसने इंडियन स्टूडेंट है या पाकिस्तानी स्टूडेंट, उसने यहाँ पर मास्टर कंप्लीट किया है, बैचलर कंप्लीट किया है, उसको भी आपने लॉटरी पर डाल दिया, और
इंडिया से 3 लाख एप्लीकेशन आ रही हैं, आपने उसको उसमें डाल दिया, एंटर कर दिया उसमें। अब होगा क्या कि उसने $1 लाख दिए थे, उसके बावजूद यहां पर उसने काम किया, पढ़ाई करी, उसने उसको अपॉर्चुनिटी उसको नहीं दी गई और उसको वापस उसको जाना पड़ा, क्योंकि उसके अगर आपके पास जॉब नहीं है यहाँ पर तो उसको आपके पास वापस जाना पड़ेगा। अगर आप बहुत लिमिटेड टाइम आपके पास होता है एज अ स्टूडेंट, ओपीटी खत्म हो जाती है तो दिस इज द प्रॉब्लम। और वहां से कौन बंदा आया, आपने इंडियन ही को हायर कर लिया या आपने किसी साउथ एशियन को ही हायर कर लिया आपने, वो बंदा जो एक ज्यादा डिजर्विंग था, जो यहाँ पर रह रहा था, आपने उसको लकी ड्रॉ में डाल दिया। फिर क्या हो रहा है कि मैंने कहा ना 65,000 जो है ना, 65,000 जो स्लॉट्स अवेलेबल हैं उसमें से कितने भी कितने लोग जाएंगे यहाँ से। आपने इंडिया से वो हायर कर लिया, उसके चेक एंड बैलेंस इतना था नहीं कि आप यहाँ पर आ गए, लोगों के पास वो नहीं है, इंडिया से तो आ गए, यहाँ पर पैसे देकर आ गए, कंसल्टिंग के थ्रू आ गए, और वो जॉब नहीं है। लेकिन उनकी वजह से वो, चूंकि वो वीज़ा एक बाहर के किसी बंदे को दे दिया गया और यहाँ पर कुछ और तो जिसको अवेलेबल होनी थी जॉब, जिसके पास वाकई लेजिटिमेट जॉब थी, वो अमेरिका में था, वो इंडियन था, पाकिस्तानी था, फिलिपियन था, मिडल ईस्टर्न था, उसने पैसा भी यहाँ पर लगाया लेकिन उसको वापस जाना पड़ा। तो H1B का एक मैसिव फ्रॉड तो यहाँ पर देखें वो चल रहा था। और अब और मैंने भी आपको बताऊं कि मैंने भी प्रेसिडेंट ट्रम्प को, व्हाइट हाउस को, मैंने एक लेटर लिखा है, उसमें सजेशन लिखी है मैंने, और उसमें मल्टीपल सजेशन उसमें लिखी है। एक तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया उन्होंने कि $100,000 की एक फी देनी पड़ेगी अगर आपको वाकई एक बंदा टैलेंटेड लग रहा है, जो कि आपको इंडिया से, पाकिस्तान से, फिलिपियन से, कहीं से भी, आपको मैक्सिको से कहीं चाहिए आपको, और अमेरिकन वर्कर अवेलेबल नहीं है उसका, तो आप पे करोगे और आप उसको लेकर आ जाओगे। तो इससे होगा ये, इस 100,000 की जो फीस जो लगेगी उससे अब यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो सबसे पहले प्रिफर ये करेंगे कि इवन अमेरिकन वर्कर है वो थोड़े ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो आप उसको देने पड़ेंगे। इससे देखें हम प्रॉब्लम, मुसीबत ये हो गई थी। अब मैंने भी 4-5 सजेशन दिया है। एक इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये था जो मैंने अब इसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प को, उनकी टीम को रिकमेंडेशन में, लेटर में मैंने जो लिख के भेजा है, एक तो ये है कि आपने इसके ऊपर एक कैप लगानी पड़ेगी पर कंट्री। ये जो आपने कहा है ना 65,000 जॉब H1B के स्लॉट्स अवेलेबल हैं, वो सारी की सारी जो सीट्स हैं अब 70% इंडिया से आ रही है, तो भाई आपकी डाइवर्सिटी तो खत्म हो गई। अब फिलिपियन है, छोटी कंट्रीज हैं, उनकी तो एप्लीकेशन है, वो तो नंबर ही नहीं आ रहा फिर उनका, या आ भी रहे तो बहुत 2% वो निकल रहे हैं। तो अगर आप ग्रीन कार्ड पे जिस तरह आपने कैप लगा दिया है कि 7% से ज्यादा जो है ना वो लोग, 7% या 7,000 सीट्स हैं, उससे ज्यादा जो है पर ईयर नहीं आएंगे पर कंट्री, यही ना H1B के ऊपर कर दिया जाए तो आप देखिएगा डाइवर्सिटी भी क्रिएट हो जाएगी। प्लस मैंने एक रिकमेंडेशन और दी है, क्या आप जिस स्टूडेंट ने, चाहे वो इंडियन स्टूडेंट ही है लेकिन उसने यहाँ पर पैसा खर्च किया है, मास्टर किया है, इंजीनियरिंग की है, आप सबसे पहले उसे पोजीशन दें, वो H1B का वीजा उसे दें, वो ज्यादा डिजर्विंग है। और फिर उसके बाद जो है आप दूसरे लोगों को, जब ये देखें इस पे चेक एंड बैलेंस शुरू हो जाएगा। अब जो लोग फ्रॉड कर रहे थे, जो स्कैम कर रही थी कंपनीज, वो तो परेशान हैं, और जो टेक कंपनीज हैं, जो अच्छी बड़ी कंपनीज हैं, स्मॉल मीडियम कंपनीज हैं, उन्हें भी अब ये सोचना चाहिए कि अगर यहाँ पे टैलेंट मौजूद है और आप उसको सिर्फ इसलिए हायर नहीं कर रहे क्योंकि आपको जो है वो $1 लाख मांग रहा है, वो $2 लाख मांग रहा है, वो उसने तो यहाँ पे पैसा खर्च किया इसलिए मांग रहा है वो, तो आप इसलिए हायर करना चाह रहे हो वहाँ से क्योंकि आपको मालूम है कि यार हमें $50,000 के अंदर 60,000, $60,000 तकरीबन उन्हें मिनिमम वेज रखी है। मिनिमम वेज बढ़नी चाहिए। जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की टीम ने $100,000 की जो एक फी लगी है, वेरी गुड। जो उन्होंने जो मैंने थोड़ी सी और मैंने रिकमेंडेशन दी हैं जो कि पर कंट्री कैप लगा दें। देखिए, अमेरिका नीड टैलेंट, अमेरिका, बट देयर शुड बी अ राइट वे। आप अमेरिकन वर्कर हैं उसको भी वो ना करें, सिस्टम को एक्सप्लॉइट ना करें, सही तरीके से आए। सो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो पॉलिसी है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो तो ये अभी बोला भी उन्होंने एक इंटरव्यू में, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम फॉरेनर वर्कर्स हैं उनको ना हायर करें, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर उस स्किल सेट की ज़रूरत है, जहां पर आपको कुछ फैक्ट्रीज हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पर आपके पास इनफ स्किल सेट वर्कर नहीं है। ठीक है, अमेरिका बहुत बड़ी कंट्री है जहां पर बहुत सारी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी इस काम कर रही हैं।
ओनली थिंग ही वांटेड टू मेक श्योर कि अमेरिकन वर्कर जो है यहाँ पर उसकी जॉब प्रोटेक्ट रहे, और उसकी वजह से इसको सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने की वजह से एक प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में उसमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी साइड के ऊपर वो एडमिशन ही नहीं ले रहे थे, वो कम एडमिशन ले रहे थे। उसकी वजह ये कि जब आपको मालूम है, देखें मैं अगर यहाँ अगर कोई यहाँ पर कोई 18-20 साल का लड़का है, उसको मालूम है कि मैं इस टेक्नोलॉजी इस फील्ड में जाऊंगा, मेरे पास $2 लाख मेरे खर्च होंगे, लेकिन मेरी जॉब फिर मुझे मुसीबत पड़ी हुई होगी, मेरी कोई इंडिया से, पाकिस्तान से, मुख्तलिफ कंट्रीज से जाके जो है ना कोई एक चीप लेबर बुलाई जाएगी या फिर उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा इंटरेस्ट खत्म होगा, मेरे पास पैसा $2 लाख मुझे लोन देना पड़ेगा बैंक से या फैमिली को देना पड़ेगा। तो उसके पास सॉल्यूशन क्या रह जाएगा उसके पास, फिर वो दूसरा ऑल्टरनेट देखेगा, ऑल्टरनेट फील्ड्स जो होंगी। अब मेडिकल के अंदर इस तरह का मसला नहीं है, मेडिकल में लोग जा रहे हैं, अमेरिकन जो है वो उसमें एडमिशन ले रहे हैं, और दूसरी फाइनेंशियल फील्ड्स हैं उसके अंदर एडमिशन ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ है यहाँ पर, जो फील्ड को एक्सप्लॉइट किया है, वो टेक्नोलॉजी में और आईटी में। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो टीम एक बैलेंस चाहती है, और ये अमेरिका के लिए भी अच्छा है, बाकी कंट्रीज के लिए भी अच्छा है, और बाकी जो स्मॉल कंट्रीज हैं उनको भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो कि मैंने कुछ रिकमेंडेशन, जैसा मैंने कहा ना कि उसमें पर कंट्री कैप लगा दें, तो 7,000 सिर्फ एप्लीकेशन, 7,000 सिर्फ लोग जो है ना वो इंडिया से आएंगे, 7,000 से है वो पाकिस्तान से आएंगे, 7,000 फिलीपींस से आएंगे, अफ्रीका से आएंगे, तो आपके पास एक डाइवर्सिटी होगी। तो आपके पास स्कैम जो चल रहा है, जो यहाँ पर और कंसल्टिंग कंपनीज कर रही हैं, वो भी एक लिमिटेड हो जाएंगी वहाँ पर। तो ये एक बात आसान नहीं था। देखें, ये बात ट्रू है कि इंडिया की यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो है इस मामले में H1B के उसमें एक माफिया तो थी वो यहाँ पर, तो उसके साथ अगेंस्ट खड़े होना। और मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेसिडेंट ट्रम्प के अलावा किसी के अंदर इतना जो है ना वो दम नहीं है कि वो इस सिस्टम को अमेरिकन सिस्टम चैलेंज। अमेरिकन सिस्टम कैसे वर्क करता है? ब्यूरोक्रेसी में क्या लॉबिंग वगैरह हो रही होती है? क्या ये पॉलिसी चेंजेस किस तरीके से वर्क करती हैं? देखो, जो लॉबिंग होती है वो तो हर जगह, हर कंट्री के अंदर रहती है, डिस्पाइट आपकी एक छोटी कंट्री, स्मॉल कंट्री है, बड़ी, जहाँ अमेरिका में जैसा मैंने कहा ना 50 स्टेट्स हैं, एक ह्यूज कंट्री है। और तो वहाँ पर ये एक कहीं ना कहीं लॉबिस्ट हैं, वो काम तो करते हैं, और बहुत सारे सिस्टम में मोनोपोली है। आपको हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, वो मैंने अपनी बुक के अंदर मैंने डिस्कस किया है हेल्थ का, जैसे हेल्थ की, इंश्योरेंस, मेडिकल डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और फार्मास्यूटिकल्स, ये इतनी एक बड़ी माफिया है कि आप जो कॉमन पर्सन है, बड़े से अच्छे से अच्छा प्रेसिडेंट आया है, वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये एक माफिया बनी हुई है। ये कॉमन पर्सन है, उसका तो कबाड़ा हुआ है, उसने इंश्योरेंस भी खरीदनी है उसने, और वो इंश्योरेंस जो है वो कवर भी नहीं करेगी, क्योंकि कोप इतनी हाई है कि भाई जब तक ना इतने आप सर्टन पे नहीं पूरे नहीं करेंगे, $3,000-5,000 आपको जो है ना वो अपने पॉकेट से ही देते हैं। अब आपको इंश्योरेंस भी है आपके पास, उसके बावजूद आपको अपने पॉकेट से देनी पड़ रही है। हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे सिस्टम्स जो एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो ये माफिया तो देखें कहीं ना कहीं रहता है। तो खैर, हम वापस उसके ऊपर आते हैं कि इस H1B को, एक सिस्टम को फिक्स होने की ज़रूरत तो थी, लेकिन खाली $100,000 की जो फीस है वो फिक्स नहीं करेगी, और भी एक स्टेप लेने पड़ेंगे। हमें ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि अमेरिकन जो स्टूडेंट हैं, अभी आप चले जाएं, अंडर ग्रेड में चले जाएं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, मास्टर्स में चले जाएं, आपको अमेरिकन स्टूडेंट्स की जो पॉपुलेशन है, जो एडमिशन्स हैं, वो कम नज़र आते हैं स्टूडेंट। और उसकी वजह यही है कि पढ़ और बाकी फील्ड में तो नज़र आ रहे हैं, क्या उनको टेक्नोलॉजी मतलब स्टार्ट, सारी टेक्नोलॉजी तो यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो वजह क्या है? वजह ये है कि जब आपको अमेरिकन स्टूडेंट को चाहे मालूम मालूम होगा कि यार टैलेंटेड है, कोई स्टूडेंट ए ग्रेड लेके बैठा हुआ है, वो हाई स्कूल के अंदर उसकी हाई परसेंटेज है, जब उसे मालूम, दो ऑप्शन दिए जाएंगे कि यार आप इस मेडिकल फील्ड की तरफ चले जाएंगे, तो आपके पास जो है ना आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपकी फीस पेमेंट भी आपकी, आपको सैलरी भी आपकी हाई होगी, कंपटीशन भी नहीं आपका कम होगा, और आपकी जॉब इस तरह आउटसोर्स इतनी आसानी से वो नहीं होगी। तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के अंदर, आईटी के अंदर है, पैसा आपके पास $1-2 लाख लग रहे हैं। इंडियन जो है वहां से, पाकिस्तानी है यहाँ पे, बहुत सारी और कंट्री से जो लोग आ जाते हैं, वहां वहां से कंसल्टेंट जो है ना उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं उनका स्टूडेंट, देखिए मैं भी हूँ, मैं भी इसी सिस्टम से आया हूँ। तो मैं इस
जो वहाँ वर्कर काम कर रहा है उसकी गलती नहीं है, जो इंडिया से H1B पर वर्कर आ रहा है वो उसकी गलती नहीं है। उस ज़्यादातर बड़ी जो मिस्टेक हो रही है, जो बड़ी बड़ी कंसल्टिंग, छोटी बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज हैं, ये सिस्टम को एक्सप्लॉइट करती हैं। इवन यहाँ पर जो डायरेक्ट कंपनीज हायर करती हैं, उन्हें मालूम है कि अमेरिकन वर्कर है, उसने $1 लाख $2 लाख लगाए में, तो वो आपसे 30-40% हाई पेमेंट ही मांगेगा। लेकिन वो इंडिया में कोई है बंदा है, फिलिपिन में है या किसी और फॉरेन कंट्री के अंदर है, तो वो तो देखें जो जॉब $1 लाख डिजर्व करती है वो तो 50,000 में भी आने के लिए तैयार हो जाएगा। वो मिनिमम वेज दे देंगे उसको, क्या चलो $60,000 के लिए एनुअली क्वालिफाइड होता है एक पर्सन, तो हम मिनिमम वेज के ऊपर ही वो रख देंगे। तो इसको मैं अप्रिशिएट ही करूंगा। और मैंने तो प्रेसिडेंट ट्रंप को तो काफ़ी लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। बताऊं, जैसा मैंने कहा कि इंडियंस भी जो लोग सही चीज़ देखें, उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो सही वीज़े पर हैं, H1B पर हैं, सही काम कर रहे हैं, वो टारगेट होते हैं, सही अच्छे इंडियन ही है वो, और उन्हें एक एक्सप्लॉइटेशन आपकी होती है। फिर दूसरा ये H1B के बाद वो ग्रीन कार्ड और दूसरी सिटीजनशिप की जब तरफ जाते हैं तो ग्रीन कार्ड के ऊपर उनकी लाइन फंस जाती है। तो उससे 2-3 मसले हल होंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प की उससे। तो H1B का चूंकि जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो लोग मिसयूज कर रहे हैं, वो कम हो जाएगा, खत्म तो नहीं होगा देखें, लेकिन मिनिमाइज हो जाएगा। दूसरा ये कि जो एक क्यू लगी हुई है H1B के ग्रीन कार्ड के ऊपर, तो वो भी जो है ना एक जो कि जब एप्लीकेशन जो है ना कम होंगी ग्रीन कार्ड की इंडियन क्यू के अंदर, चाइनीज क्यू के अंदर, तो फिर अब जहाँ तक आपने कहा था वो इंडियन इसलिए परेशान है H1B के ऊपर कि 70-80% जो है ना वो वहाँ से आते हैं, लेकिन स्कैम और फ्रॉड भी वहाँ से हो रहा है। और जो एक ज़्यादातर लोग जो है ना वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इवन मैंने कहा कि उससे जो इंडियन सही वीज़े पर काम कर रहा है, सही स्किल के सेट सेट के साथ काम कर रहा है, उसको भी परेशानी होती है वो। और जो यहाँ पर अच्छा, इंडियन पढ़ रहा है उसको भी इसी परेशानी तरीके है, से उसको मौका नहीं मिल रहा। इसी तरीके से जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा और प्रोफेशंस के लिए भी पाथवेज हैं किसी और कैटेगरी में या H1B में ही? हाँ, चलो देखो, वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो ये H1B के 100,000 के बाद काफ़ी सारे लोग परेशान हैं कि अब हम और क्या कर सकते हैं ना। अब तो मतलब एक तो पाबंदी लग गई है $1 लाख की। जो मिड साइज स्मॉल साइज कंपनीज हैं, बड़ी साइज कंपनीज, वो भी नहीं दे पाएंगी, कम दे पाएंगी, बिल्कुल जिसको ज़रूरत होगी सिर्फ वो ही दे पाएंगे वो। हो सकता है ये रिवर्स हो जाए, उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है ना कुछ मिडल ग्राउंड निकला है। दूसरा रास्ता है आपके पास, दो चीज़ें मैं बताऊंगा। एक है EB2 का NIW, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास कुछ स्पेशल स्किल्स हों और आपने कुछ खास काम किया हो किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे आपने टेक्नोलॉजी की फील्ड में किया हो, मेडिकल की फील्ड में किया हो, और आपका इस तरह का एक्सपीरियंस है, तो आपको रिक्वायरमेंट पूरी पढ़नी पड़ेगी। ये नहीं कि आप कहें कि मुझे जावा आती है, तो आप कहो कि यार मैं जावा जो है ना वो, जावा तो डेवलपर तो बहुत हैं, वहाँ पर भी हैं, तो आपने कुछ रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी पढ़नी पड़ेंगी आपको। कि मेडिकल के अंदर जाना है उसको, या आपने टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, तो उसमें है कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन जिन्होंने किया है और वो आगे अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, वो EB2 NIW की कैटेगरी है वीज़ा की। उसमें ये है कि आपको किसी एम्प्लॉयर पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे अभी H1B का एक बहुत बड़ा मसला ये कि आप एम्प्लॉयर पर डिपेंडेंट है, वो एक्सप्लॉइट करते भी हैं। एम्प्लॉयर जो है ना एक्सप्लॉइट भी करते हैं, उन्हें पता है बंदा वीज़े पर है, हमारे उस पर है वो, तो उसको, ये तो एक देखा डेमोक्रेटिक कंट्री है ना ये, तो यहाँ पर तो एक्सप्लॉइट करना किसी को वीज़े की वजह से इट इज़ रॉन्ग, इथिकली भी रॉन्ग है वो। तो ये कैटेगरी है ना वीज़े के लिहाज से मैं बता रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं कि टेक्नोलॉजी की जॉब्स हैं तो, लेकिन उसके बावजूद इस यहाँ पर अमेरिका में आगे पीछे इसमें मसले मसाइल हो रहे हैं कि मार्केट कभी डाउन रहती है, कभी अप रहती है। और कोई ऐसी फील्ड है जहाँ पर लोग स्टेबल हैं, एक्सेप्ट डॉक्टर्स का तो है मेडिकल, वो हमेशा एक रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप दाव मेडिकल से पढ़ लें और सारे यहाँ फैमिली के एग्जाम्स दे दें और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको, डॉक्टर्स तो खुद अपनी मर्जी से मुख्तलिफ स्टेट के अंदर मूव होते हैं, लेकिन उनके पास तकरीबन 100% ही मैं बोलूँगा, ऑलवेज इनके पास जॉब अवेलेबल होती है इनके पास, मेडिकल डॉक्टर्स के पास यहाँ पे। यही तकरीबन जो है ना वो कनाडा के अंदर भी होता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो कम हैं। एक और फील्ड है, मैंने किसी और भी पॉडकास्ट में बताया था, वो है आपकी नर्सिंग की फील्ड, ठीक है। नर्सिंग हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में, इंडिया में समझा जाता है कि कोई खातून होंगी सिर्फ वो एक नर्स है,
और वो हॉस्पिटल के अंदर बस वो टेक केयर कर रही हैं। तो इस मिसकॉन्सेप्ट को लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। अमेरिका में, यूरोप के अंदर दोनों मेल फीमेल दोनों वो नर्सिंग के जो है मुख्तलिफ ड्यूटीज़ जो है ना वो यहाँ पर वो करते हैं। और नर्सिंग की फील्ड की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आई नो दैट दे डोंट मेक दैट अमाउंट ऑफ मनी विच डॉक्टर मेक्स, बट स्टिल इट्स अ वेरी हाई पेइंग जॉब है वो। बहुत अच्छी, कई जगहों पे वो नर्स नर्स प्रैक्टिशनर जो हैं और जिन्होंने सर्टिफाइड नर्स प्रैक्टिशनर कहते हैं ना, तो वो जो है दे आर मेकिंग मोर मनी देन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो उसमें आपके पास वो भी NIW के अंदर क्वालिफाइड होते हैं। तो लेकिन मैं सिर्फ कैरियर यहाँ पे एडवाइस में करूँगा। हमें पाकिस्तान में इस फील्ड में जिन लोगों को क्वेश्चन है कि भाई हम मेडिकल में डॉक्टर में नहीं जा सके तो वो फार्मेसी की तरफ चले जाते हैं। दिस इज अनदर फील्ड। एट द एंड ऑफ द डे देखें, आपका पैसा मैटर करता है और स्टेबिलिटी मैटर करती है। तो वो एक फील्ड ऐसी है, स्टेबिलिटी भी है और उसमें एक पैसा भी है। एक नर्स प्रैक्टिशनर है, सर्टिफाइड है, वो उनका एक डेव रेमसी के शो के अंदर भी उनका एक इंटरव्यू आया था। शी वाज मेकिंग अराउंड $250,000 पर ईयर। बट आई मीन शी वाज डूइंग मल्टीपल 2 शिफ्ट्स कर रही थी वो बहुत ज़्यादा काम कर रही थी उसके ऊपर। तो वो आप हमेशा आप नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल मेरा कहने का मकसद ये है कि आप स्टेबिलिटी के साथ इस फील्ड के अंदर आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। एक और फील्ड है वो है आपकी अकाउंटिंग की। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर आपको, अगर आप अमेरिका आ रहे हो तो आप कोशिश करें, CA ACCA वगैरह यूके के लिए चलता है, यूरोप के लिए चलता है, आपको CPA की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो CPA जो है बेसिकली वो आपका CA और ACCA के इक्वल है। लेकिन ACCA यहाँ पर एक्सेप्टेबल इस तरह नहीं होता, क्योंकि अमेरिका में जो अकाउंटिंग का, फाइनेंस का जो एक सिस्टम है वो एक CPA जो अथॉरिटी है वो चेक करती है। तो ये एक फील्ड है जिसको, और CPA मैं बताऊं कंपेरेटिवली CA के मुकाबले में आसान है। अगर आप अकाउंटिंग के अंदर हो, अगर आप अमेरिका आना चाह रहे हो तो आप इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करो। ठीक है, और CPA का, और इसके एग्जाम्स देने पड़ते हैं, कितने एग्जाम्स है, किस तरह करना है। ये एक आपको अनदर फील्ड है जो कि आपको ऑलमोस्ट गारंटेड जो है आपको जॉब देती है, करियर आपको बनाती है। और आपके पास इसमें ऐसा होता है कि लोगों की ज़रूरत ज़्यादा होती है और आपको बंदे जो है इसमें कम अवेलेबल हैं। इसी तरह आपकी नर्सिंग के अंदर लोगों की ज़्यादा अवेलेबिलिटी, डिमांड ज़्यादा है इसके इसके अंदर, और लोग जो है वो कम अवेलेबल होते हैं। और हर स्टेट की ये नर्स अलग वो होता है, नर्स प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेशन का अलग एग्जाम्स होता है। तो आपको ये देखना होगा कि आप किस जगह पर जा रहे हैं। तो इसकी एक थोड़ा सा रिसर्च कर लो। अब तो यार इतना आसान हो गया, ChatGPT से आप चेक कर लें, लोग कंसल्टेंट से। लेकिन मैं ChatGPT के अलावा मैं कहूँगा कि गूगल करें आप, और जहाँ पर भी आपको एक कांटेक्ट मिल रहा है जो कि आपका यहाँ पर, जिसने इस फील्ड के अंदर काम किया है, लिंक्डइन के ऊपर चेक कर लें। और फिर कंसल्टेंट है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, वेरी गुड। बल्कि मैं एडवाइस करूंगा आप कंसल्टेंट से, जो प्रॉपरली वेल क्वालिफाइड कंसल्टेंट है, वो आपको गाइड कर देंगे। तो पढ़ने में मैं इस चीज़ को चूंकि क्लियर करना चाह रहा था कि नर्सिंग का जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में, इंडिया के अंदर है, एक हॉस्पिटल में खातून ही कोई होंगी वो काम कर रही होंगी, तो यहाँ पर, और उसके पैसे भी कम होंगे। आई डोंट नो अभी क्या वहाँ पर कितने पैसे दिए जाते हैं कंपेरेटिवली डॉक्टर के। लेकिन यहाँ पर इन दोनों फील्ड में, डॉक्टर्स का भी और नर्सिंग का भी, दोनों का बहुत स्टेबिलिटी है, बहुत इसका स्कोप है। अच्छा दिशन, आपने EB2 का बताया, तो ये सेल्फ एप्लीकेशन सेल्फ अप्लाई करें या फिर ये लॉयर्स वगैरह के जरिए जो एप्लीकेशन करते हैं लोग? देखो, हर इंसान को एक लिमिटेड उसकी इंफॉर्मेशन होती है, लिमिटेड नॉलेज होती है। तो बेस्ट एडवाइस तो यही है कि आप, डिस्पाइट आप, मैंने कहा ना कि ChatGPT है, गूगल है, सब कुछ के बावजूद आप कंसल्टेंट से मिलें, लॉयर से मिलें। और जिन लोगों का इसमें एक सक्सेसफुली, जिन लोगों ने इसको हासिल किया है, उनसे एडवाइस लें। और कंसल्टेंट जो है, जो क्वालिफाइड कंसल्टेंट है, वो आपको सही तरह गाइड करेंगे
और जब आप इतना पैसा आपने खर्च करना है, जाना है उसके ऊपर, तो अगर किसी कंसल्टेंट की थोड़ी सी फीस दे दी जाए तो उसमें कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आए हैं, अमेरिका से बहुत सारे लोग आए, बट सॉरी, इंडिया से बहुत सारे लोग आए और दूसरी कंट्रीज से, लेकिन एडवाइस यही है कि आप कंसल्टेंट के थ्रू, किसी लॉयर के थ्रू रिक्वायरमेंट पहले पूरी पता करें। और अगर वो आपको एडवाइस करते हैं कि भाई ये चीज़ें मिसिंग हैं और आपको ज्वाइन 1 साल में आप क्वालिफाइड हो जाएंगे अगर आप ये कर लें, तो कोई मसला नहीं है। अगर आप ना साल आपका 1.5 साल आपका ऐसे गुजर जाता है, वो वो तमाम चीज़ें कंप्लीट करके ना आप एडमिशन आप फाइल करें अपना केस, बजाय इसके के 50-50 करके नहीं। आपकी वो चीज़ें जो जो रिक्वायरमेंट है वो आप फिल करें, उस जो आपके कंसल्टेंट ने बोला है उसके ऊपर ना जाए, तुक्के पर ना जाए 50-50% के ऊपर, क्योंकि NIW के अंदर, EB2 के अंदर आपकी, मैंने कहा ना, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपकी स्किल्स देखी जाती हैं। और जब हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ये वर्ड जो है ना थोड़ा सा फैंसी है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके अंदर क्वालिफाइड हो जाते हैं, वो आप कंसल्टेंट से पता करेंगे। और तो यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस। टेक्नोलॉजी और सिर्फ ये BBA वगैरह की फील्ड नहीं है सिर्फ जिसमें आप काम कर सकते हो, और भी बहुत सारी यहाँ पर फील्ड हैं। दूसरा एक ब्लू कॉलर जॉब भी होती हैं यहाँ पर, प्लम्बिंग की, इलेक्ट्रिशियन की, मैकेनिक्स की, लेकिन अगेन मैंने कहा कि उसका फिर एक बात मुश्किल है यहाँ पर आने का, कंपैरेटिवली जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं उनका, लेकिन उसकी भी एक कैटेगरी है। उसमें आप देखें क्या वो अभी वो किस जगह पर है, वो EB3 के अंदर है, वो EB4 के अंदर है, इस चीज़ को आप देख लें। EB3 के अंदर नहीं है, EB3 के अंदर भी अंडर ग्रेड उनकी रिक्वायरमेंट है, तो EB4 के अंदर होगी, EB3 चेक कर लें। मतलब मेरा कहने का मकसद ये कि ईवी जो थ्री लोग ईवी थ्री में जो लोग एक डिप्लोमा होल्डर हैं, मैकेनिक हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, और कोई ब्लू कॉलर जॉब की उनके पास जो है ना क्वालिफिकेशन, अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन विद द एडवाइस ऑफ कंसल्टेंट, वो आपको फीस आपसे ले लेगा वो, लेकिन आपके लिए बेहतर यही होगा कि आपको एक, चूंकि ऐसी सी चीज़ें आपकी होती हैं जो कि सिर्फ आपको गूगल पर या ChatGPT पर भी शायद ना मिले, तो वो आपको एक अच्छा कंसल्टेंट है, अच्छा लॉयर है, वही आपको सही तरह एडवाइस करेगा।